નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ડે સ્પેશિયલમાં હું હેતવી આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. દર્શક મિત્રો, આજે એક એવા વિષયને લઈને તમારી સમક્ષ રજૂ થયા છે કે જે મુદ્દો ઉઠાવવો ઘણો જરૂરી છે, કારણ કે ઘણા બધા એવા લોકો છે જેને આની તકલીફ છે. આપણે જણાવી દઈએ કે ખાસ કરીને બેંક પેન્શનર્સ છે કે જે લોકોને સમયસર પેન્શન તો મળે છે, પણ જે પેન્શન મળવું જોઈએ તે પેન્શન પૂરતા પ્રમાણમાં તેઓને નથી મળી રહ્યું અને જેના કારણે તે લોકો ઘણા લાંબા સમયથી ઘણી મોટી હાલાકી ભોગવી રહ્યા છે. મારી સાથે જે વિશિષ્ટ મહેમાન જોડાયા છે દર્શક મિત્રો, તેઓનો પરિચય આપતા પહેલા જણાવું કે ગવર્મેન્ટ જોબમાંથી મેનેજર લેવલ પર નિવૃત્ત થયા બાદ આજે તેઓને ક્લાર્ક કરતાં પણ ઓછું પેન્શન મળી રહ્યું છે અને જેને લઈને તેઓ ઘણા સમયથી રજૂઆતો પણ કરી રહ્યા છે. ઘણીવાર તેઓએ આ મુદ્દાને આગળ વધારવાની કોશિશ પણ કરી, પરંતુ તેઓના પ્રયત્નો ક્યાંક ને ક્યાંક ઊંધા સાબિત થઈ રહ્યા છે. તેઓને આનો જવાબ નથી મળી રહ્યો. ત્યારે આ પ્રશ્નને લઈને મારી સાથે અત્યારે જોડાયા છે અમારા વિશેષ મહેમાન રાજકુમાર वर्मा जी। राजकुमार जी, स्वागत है आपનું મારી સાથે આ ચર્ચામાં। धन्यवाद। राजकुमार जी, आपकी जो दिक्कत है, आपकी जो परेशानी है, उसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। आपने जैसे कहा कि बैंक पेंशनर्स को जो इश्यूज आ रहे हैं, काफी लंबे समय से ये इश्यूज आप लोग फेस कर रहे हो, क्या इश्यूज है? देखिए, हम लोगों को बैंकों में पेंशन 1993 नवंबर 1993 से शुरू की गई। इससे पहले पीएसयू बैंक्स में पेंशन नहीं थी, खाली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पेंशन थी। यहाँ तक कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भी पेंशन नहीं थी, वहां भी ये पेंशन स्कीम 1990-91 में शुरू हुई। हमारे यहाँ जो पेंशन स्कीम है वो गवर्नमेंट की जो स्कीम है पेंशन की और रिजर्व बैंक की जो पेंशन स्कीम है, उन दोनों को मिलाकर के बनाई गई। और ये पेंशन हमको जो बैंक ने हमारे प्रोविडेंट फंड में पैसा अपना कंट्रीब्यूशन देना था उसके बदले दी गई। यानी कि जिन्होंने पेंशन को ऑप्ट किया उन्होंने अपना प्रोविडेंट फंड का वो हिस्सा जो बैंक से मिलना था वो बैंक को छोड़ दिया, उसके बदले ये पेंशन मिल रही है। और ये जो छोड़ा हुआ धन है, आज की तारीख में लगभग 3 लाख करोड़ रुपया ये पेंशनर्स का बैंकों के पास है, जिसके ब्याज से और जिसकी इनकम से ये पेंशन दी जा रही है। हमारी पहली जो इसमें समस्या है वो ये है कि जो लोग सन 2002 से पहले रिटायर हुए हैं, नवंबर 2002 से पहले, उन लोगों को पूरा डीए नहीं दिया जा रहा है। उनका डीए 4 हिस्सों में बटा हुआ है। जी जी, वर्मा जी माफ कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो वर्मा जी। वर्मा जी, शायद आपका कॉल म्यूट पे चला गया है, आपकी आवाज नहीं आ रही। आगे बढ़ते इस चर्चा में अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़े। अग्रवाल जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? नहीं, वो बैकग्राउंड में हेलो, पार्टी का नहीं है। ये पार्टी का नहीं है है। हमारी मांग ये है कि जैसे सभी बाकियों को 100% डीए दिया जा रहा है, वो 100% डीए हमें भी दिया जाए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की और हमारी पेंशन स्टैंड पर लगा लो, लेकिन मैं तो सुनाई नहीं पड़ रहा उनकी बात। LIC नहीं, आवाज नहीं आ रही। स्कीम एक वो बराबर है ईयरफोन और उनको 100% डीए दिया जा रहा है और हमको 100% डीए नहीं दिया जा रहा। हालांकि किसी एग्रीमेंट में नहीं लिखा है। 7th बाइपर्टाइट जो साइन हुआ उसमें ये एग्रीमेंट हुआ कि फरवरी 2005 से 100% डीए दिया जाएगा, लेकिन इसको लागू नहीं किया गया और वो जो पुराना डीए पहले मिल रहा था 4 हिस्सों में, वही डीए मिल रहा है। दूसरे ये कि 2019 से बैंकों में, रिजर्व बैंक में, नाबार्ड में पेंशन को अपडेट कर दिया गया। ईयरफोन मिल हमारे सकता है, यहाँ अपडेशन नहीं हुआ। लेकिन अंदर किसी को इस अपडेशन न होने के कारण जो समस्या है वो ये है कि जो 1993 में जनरल मैनेजर के व्यक्ति रिटायर हुआ है, उसकी पेंशन आज रिटायर होने वाले चपरासी से भी कम है। आज जो चपरासी रिटायर हो रहा है उसको लगभग 19,000 हमारा जनरल मैनेजर उस मिल रही है आज की तारीख में 17,500। इसका मतलब 1,500 रुपया चपरासी की पेंशन जनरल मैनेजर की पेंशन से ज्यादा है। तीसरा इश्यू ये है कि 2012 में, फरवरी 2012 में
डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने यह बात बैंकों को कही कि आप अपने स्टाफ वेलफेयर फंड से जो वर्किंग स्टाफ है और जो रिटायरीज है दोनों को मेडिकल इंश्योरेंस दे। बैंकों ने और जो वर्किंग यूनियन है उन्होंने मिलकर 2015 से अपने स्टाफ को बैंक के खर्चे पर पेंशन ये इंश्योरेंस की सुविधा दी, लेकिन रिटायरीज को नहीं दी और उनका प्रीमियम उनके ऊपर थोप दिया। अब आप बताइए कि जो आदमी 1986 में रिटायर हुआ है और चाहे वो जनरल मैनेजर के पद से रिटायर हुआ है, उसकी बेसिक पेंशन 350 रुपया है, जबकि प्रीमियम जो है वो 32,000 रुपया है। आप 350 रुपये पेंशन पाने वाला जनरल मैनेजर 32,000 रुपया कैसे पे कर सकता है? दूसरी ओर इसमें एक और एनोमली है, और वो एनोमली ये है कि जो वर्किंग स्टाफ है उसके 6 आदमी कवर हैं, यानी कि एम्प्लॉय, उसकी स्पाउस, उसके 2 बच्चे और उसके पेरेंट्स। इन 6 आदमियों का प्रीमियम 13,500 रुपये, जबकि रिटायरी में रिटायरी और उसकी स्पाउस का प्रीमियम 32,000 रुपया है। ये घोर अनियमितता है, क्योंकि इसमें रिटायरीज का कहीं कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आईबीए पेंशनर्स की यूनियन से बात नहीं करती है, उनको अपनी बात कहने के लिए गवर्नमेंट या वर्किंग यूनियन के पास जाना पड़ता है, और इसीलिए ये सब अनियमितताएं एक के बाद एक हो रही हैं। और यही पेंशनर्स के मेन इश्यूज हैं कि जो रिजर्व बैंक में दी जा रही है वो पेंशन नहीं दी जा रही है, उस तरह से अपडेशन नहीं दिया जा रहा है, और जिस तरह से रिजर्व बैंक में डीए दिया जा रहा है उस तरह से डीए भी नहीं दिया जा रहा है, और साथ में मेडिकल इंश्योरेंस भी नहीं दी जा रही। तो ये 3 मुख्य मुद्दे जो हैं वो रिटायरीज के आज की तारीख में है। बिल्कुल। वर्मा जी, एक और क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूंगी कि क्या भारतीय बैंक संघ बैंक पेंशनर्स यूनियन में से कोई वार्तालाप आपसे करने आए, या फिर आपने अपना जो मुद्दा अपना जो प्रश्न है वो उनके सामने रखा तो उनकी तरफ से कोई निवेदन या कोई सुझाव आपको दिया गया या क्या? हमने अनेकों बार हमसे वार्ता कर, लेकिन भारतीय बैंक संघ का कहना यह है कि हम मैंडेट पे काम करते हैं, उनको बैंकों ने खाली वर्किंग स्टाफ से बात करने के लिए ऑथराइज किया है, और हम रिटायरीज से बात नहीं करेंगे। रिटायरीज की किसी भी यूनियन को भारतीय बैंक संघ मान्यता नहीं देता है, चाहे वो ट्रेड यूनियन के अंदर रजिस्टर्ड है या सोसाइटीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, किसी भी यूनियन से बात नहीं करता है। और चूंकि वो हमसे बात करता ही नहीं है तो हमारी बात सुनने का कोई स्थिति ही नहीं है। हमारे पास दूसरा तरीका है कि हम सरकार से बात करें, हम डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज से रिक्वेस्ट करते हैं, वो रिक्वेस्ट आईबीए को भेज देते हैं, और आईबीए चूंकि हमसे बात नहीं करता, वर्किंग यूनियन से बात करता है, तो केवल वर्किंग यूनियन की बात सुनते हैं, और रिटायरीज की कोई भी बात न सरकार सुन रही है और न जो भारतीय बैंक संघ है वो सुन रहा है। हमारे पास एक अल्टरनेट रह जाता है, वो अल्टरनेट है कोर्ट का, और कोर्ट में बहुत लंबा समय लगता है, अनेक केसेस कोर्ट में चल रहे हैं, अनेक रिटायरीज रहे हैं, और कोर्ट का निर्णय भी लागू करने में कई बार कंटेम्प्ट किया जाता है, और इसलिए आईबीए के विरुद्ध कई सारे कंटेम्प्ट के केसेस भी सुप्रीम कोर्ट में आज की डेट में हैं। बिल्कुल। तो वर्मा जी, एक जहां तक मेरी जानकारी है, वित्त मंत्री जी ने इस बारे में आश्वासन दिया था सारे पेंशनर्स को कि आपका जो प्रॉब्लम है, आपकी जो समस्या है वो विदिन अ टाइम हल हो जाएगी। जो डायरेक्ट अलाउंस की बात करें उसका प्रश्न भी उन्होंने ऐसा बताया था कि ये जो समस्या जो कई लोगों को है काफी समय से, वो भी हम हमारे ध्यान में, हम उसको उसके सुझाव के लिए भी काम कर रहे, लोगों से सलाह भी ले रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि उस ओर कोई कामगिरी हो रही है गवर्नमेंट की ओर से? देखिए, माननीय वित्त मंत्री का हम आभार व्यक्त करते हैं। माननीय वित्त मंत्री जी ने ये बात आईबीए को कही, सार्वजनिक रूप से कही, प्रेस में कही कि रिटायरीज की, बैंकों के जो रिटायरीज हैं उनकी पेंशन में सुधार की बहुत आवश्यकता है, और उनको जो पेंशन दी जा रही है वो नाकाफी है और उसमें अपडेशन की जरूरत है। ये बात कहने के बाद भी उन्होंने स्टेट बैंक के चेयरमैन बात रखी, किंतु
पर आईबीए ने कोई भी सकारात्मक परिणाम अभी तक नहीं दिखाए। दूसरी बात यह है कि जो फैमिली पेंशनर्स थे उनको की पहले पेंशन 30%, 20% और 15% ऐसे 3 भागों में विभाजित की हुई थी। वित्त मंत्री जी ने अपनी अनुकंपा करके ये अब सभी के लिए 30% स्वीकृत कर दी है, जो अधिकतर बैंकों ने 30% से भुगतान करना शुरू कर दिया है। इसलिए फैमिली पेंशन में जो अपेक्षित सुधार होना चाहिए था वो सुधार वित्त मंत्री ने किया है, लेकिन जो बाकी पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में कोई सुधार नहीं हुआ। हालांकि कई कमेटियां बनाई गई और अभी रिसेंटली जो है पंजाब नेशनल बैंक के जो सीएमडी थे मल्लिकार्जुन राव, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी, लेकिन उन्होंने कोई रिपोर्ट अपनी दी नहीं, बल्कि एक स्टडी ग्रुप बनाया था एन कृष्णन जी के अध्यक्षता में। उन्होंने भुवनेश्वर में और कलकत्ता में रिटायरीज से और बैंक के मैनेजमेंट से बात की कि ये जो अपडेशन किया जाए और इसमें इनको 100% डीए जो है वो भी दिया जाए, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। और इसमें सही मायनों में आईबीए सुधार आसानी से करते हैं और इसीलिए ये मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है, क्योंकि ये डिमांड आज से नहीं है, ये डिमांड तो एक लंबे समय से चल रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्वास्थ्य बीमा की थी वो 2012 में आदेश दिए डीएफएस ने और उन्होंने 2015 में लागू किए और रिटायरीज के ऊपर वो आज तक भी लागू नहीं हुए। इसी तरह से 2005 से जो डीए की समस्या हल की गई रिजर्व बैंक में, नबार्ड में, वो हल कर दी गई, लेकिन पीएसयू बैंकों में वो आज तक लटकी हुई है, जबकि उसको 17 साल बीत गए। तो जो रवैया है जो आईबीए का वो बहुत ही नकारात्मक है और वित्त मंत्री जी ने ये बात कही, ये बात पार्लियामेंट में भी उन्होंने हालांकि थोड़ा सा बचाव करते हुए कही कि हाँ भाई इसकी आवश्यकता है, लेकिन उनका कहना है कि जो वेजेस तय होते हैं वो आईबीए और यूनियन के बीच वार्ता में तय होते हैं। जब आप रिटायरीज को वार्ता में बुलाएंगे ही नहीं, उनकी बात सुनेंगे ही नहीं, तो उनकी समस्या का हल कैसे निकलेगा? क्योंकि कोई भी रिटायरी किसी वर्किंग का मेंबर नहीं है, ये नियम है कि वर्किंग यूनियन के मेंबर हैं, तो हमारी बात किस प्लेटफॉर्म पे रखी जाएगी? हम आईबीए को, गवर्नमेंट को कहते रहते के और एक वो दराज है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि हमसे वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है। आईबीए को हमने डीएफएस को ये बात कही कि भाई वार्ता में हमें भी शामिल किया जाए। पेंशन संबंधी मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकना यहाँ पे चाहूंगी। हमारे साथ अग्रवाल जी भी जुड़े, शायद उनसे अभी कांटेक्ट हो पा रहा है। अग्रवाल जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? अग्रवाल जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ सर, हाँ मैं जी हाँ बहन सुन रहे हैं। अग्रवाल जी, जिस मुद्दे पे आज हम बात कर रहे हैं, जो पेंशन का आप लोगों का मुद्दा है, आप उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया देना चाहोगे? मैं बड़े दुख के साथ ये कह रहा हूँ कि हमारी सरकार जो सबका साथ सबका विकास की बात करती है, पिछले 25 साल से देख रही है कि बैंक पेंशनर्स की पेंशन रिवाइज नहीं हुई। बूढ़े 70, 75, 80, 85, 90 साल के लोग बिना मेडिकल एड के, क्योंकि वो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भर ही नहीं पाते, उनकी पेंशन इतनी कम है। हमारी जो मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करने वाली बॉडी है इंडियन बैंक एसोसिएशन, वो हमसे कभी कोई बात ही नहीं करती, वो उनसे बात करती है जिनके हम सदस्य ही नहीं है। आईबीए इंडियन बैंक एसोसिएशन खुद ये कहती है हमारा आपके साथ कोई संबंध नहीं है। अगर वो हमारे साथ कोई संबंध नहीं रखती है तो हमारे मुद्दे पर वो फैसले कैसे लेती है? दूसरी बात, जो यूनियन इंडियन बैंक एसोसिएशन के साथ हमारे मुद्दों पे बातें करती हैं, वो हमको रिप्रेजेंट ही नहीं करते, वो हमारे हित की बात ही नहीं करेंगे। हमारा देश इस टाइम एक प्रोग्रेसिव स्टेट है जो पिछले कानूनों को रद्द करके जनता की इजीनेस के लिए नए कानून बना रहा है या कानून को अमेंड कर रहा है। हमारे मामले में गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डीएफएस, बैंक मैनेजमेंट उन्हीं पुराने कानूनों का हवाला देकर हमारी पेंशन को रिवाइज करने से हिचकिचाता है।
हमारी पेंशन हमको हमारे फंड से दी जा रही है, जिसके ऊपर ना तो बैंक के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे कोई फर्क पड़ता है और ना ही गवर्नमेंट के एक्सचेकर पे। फिर भी ये हिचक क्यों है? और सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने एक दो स्टेटमेंट दिए जिनसे हमको बड़े आशा हुई कि शायद बैंक रिटायरी बूढ़े लोगों का, बीमार लोगों का शायद ध्यान रखा जाएगा। लेकिन उसके एक साल बाद भी बैंक प्रबंधन की हठधर्मी और एक बोगस इंस्टीट्यूशन के चलते हम लोगों की कोई जो है ध्यान नहीं रखा जा रहा, और हमारे लाखों साथी इस उम्मीद में इस जगत को, इस दुनिया को छोड़कर चले गए कि शायद गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ सोचेगी। क्योंकि गवर्नमेंट के ही ये बैंक हैं और हम गवर्नमेंट के ही कानून के अनुसार स्टैट्यूटरी रिलेशन है हमारा बैंकों के साथ। करेंगे नहीं, एक बोगस बॉडी हमारे बारे में सोचती नहीं है। एक यूनियन जो अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव यूनियन कहती है, वो हम उसके मेंबर नहीं, और हमारी जो रिटायरीज एसोसिएशन है उनको कोई प्रतिनिधित्व दिया नहीं जाता। इन कंडीशंस में हम एक ऐसी परिस्थिति में हैं कि हम अपनी बात कहें तो किससे कहें, अपने दुखड़े रोए तो किससे रोए। अग्रवाल जी, जो बात आपने बताई, आपको अभी सरकार की ओर से क्या मांग है? सरकार आपकी किन मांगों पर सबसे ज्यादा ध्यान रखे? और फोकस के बारे में जो बात कर रहे हैं, अगर आगे के समय जो आपने जो आपका इश्यूज है जो हमारे सामने रखा, अगर उस इश्यूज पे काम नहीं हो रहा है, अगर आपको जो पेंशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो आगे के समय के लिए आपकी कोई व्यू रचना है कि आप आगे के समय में क्या करोगे अगर ये निर्धारित समय में आपकी प्रोसीजर हाथ में नहीं ली गई तो? देखिए, हमारी बहुत मामूली डिमांड है, और उनके ऊपर सबसे बड़ी बात यह है कि ना तो बैंकों को ना गवर्नमेंट को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई नुकसान होने वाला नहीं है। हमारी सीधी सी डिमांड है, रिजर्व बैंक में, नाबार्ड में, एलआईसी में, जीआईसी में, सब में पेंशन रिवाइज हुई। हमारे पेंशन रेगुलेशंस बिल्कुल उनकी डिट्टो कॉपी है। जब उनकी पेंशन रिवाइज हो सकती है तो हमारी पेंशन रिवाइज क्यों नहीं हो रही है? दूसरी बात, गवर्नमेंट का अपना चिट्ठी कहता है, अपना लेटर कहता है जो 2012 में उन्होंने इशू किया कि बैंक रिटायरीज के लिए भी इंश्योरेंस हेल्थ का ख्याल बैंक रखे और उनका प्रीमियम भी स्टाफ वेलफेयर फंड से दिया जाए। लेकिन बदमाशी करके स्टाफ वेलफेयर फंड से सिर्फ इन सर्विस एम्प्लॉयज का प्रीमियम दिया जा रहा है, रिटायरीज का प्रीमियम नहीं दिया जा रहा है। हमारी सीधी सी बात एक और है कि जो 2002 से पहले रिटायरीज हैं, जो इस टाइम 80-85 साल के हो चुके हैं, उनको टैपर्ड डीए मिल रहा है, उनको 25% डीए दिया जा रहा है, जबकि बाकी सबको 100% दिया जा रहा है। और मजे की बात यह है कि 7th बायपेटाइट के लिए ही ये ऐसा टैपर्ड डीए का प्रोविजन था। 8th, 9th, 10th, 11th बायपेटाइट हो गया, लेकिन हमको अभी भी टैपर्ड दिया जा रहा है। और उसके पीछे उनकी क्या मंशा है, क्या उनके आर्गुमेंट तर्क हैं कि हमारा जो है 100% डी हमको नहीं दिया जा रहा। महंगाई सबको एक जैसी प्रभावित करती है। फिर जो 80, 85, 90 साल के बीमार बूढ़े हैं, उनको क्या महंगाई अफेक्ट नहीं करती है? क्या उनको मेडिकल हेल्थ की जरूरत नहीं है? क्या उनको दवाइयाँ सस्ती मिलती है? क्या उनको अस्पताल में इलाज सस्ता मिलता है? ये सब चीज़ें मैं तो सोचता हूँ कि जिस तरीके से गवर्नमेंट सबके सशक्तिकरण की बात कर रही है, तो सीनियर सिटीजन, जिसमें बैंक कर्मचारी और सभी पेंशनर इंक्लूड हैं, उनके सशक्तिकरण की बात क्यों नहीं सोचती है? और ऐसे कोई रिलीफ क्यों नहीं प्रोवाइड करती है जो उनको 25-30 साल से जिसके लिए वो हकदार हैं? सबको दे रहे हैं, सब जगह पेंशन रिवाइज हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के पेंशन रिवाइज हो रही है, रिजर्व बैंक के पेंशनर्स की पेंशन रिवाइज हो रही है, नाबार्ड के, एलआईसी के, जीआईसी के, सबके रिटायरीज की पेंशन रिवाइज हो रही है। सिर्फ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंकों की पेंशन रिवाइज नहीं हो रही। बड़े दुख की बात है। और हम पिछले 25 साल से संघर्ष कर रहे हैं। हमारे पास इतने ताकत पैसा नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपने केसों को लड़े और 20-30 साल तक इंतजार करें, और जो क्या कहते हैं, हम इंतजार में ही मर जाए। जैसे हमारे साथी श्री MC सिंगला जी केस लड़ते लड़ते मर गए, लेकिन केस का फैसला नहीं हुआ। तो गवर्नमेंट को इन परिस्थितियों में स्वयं आगे बढ़कर इन सीनियर सिटीजन्स को, वृद्ध लोगों को कुछ रिलीफ प्रोवाइड करना चाहिए। उनकी भी पेंशन उसी तरह रिवाइज करनी चाहिए जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरे इंस्टीट्यूशंस की रिवाइज हो रही है।
हमारा गवर्नमेंट से निवेदन है कि आप तो सबके साथ और सबके विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं, फिर हमारा भी सरकार और राष्ट्र की सेवा की है। सरकार तो उन लोगों को भी फ्री हेल्थ दे रही है आयुष्मान योजना के अंतर्गत जिन्होंने कम या ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन हमने तो आर्थिक क्षेत्र में अपना युवा अवस्था में पूरा कंट्रीब्यूट किया है। और आज देश का जो आर्थिक परिदृश्य है उसमें बैंकिंग, बैंक एम्प्लॉयज और बैंक रिटायरीज का सहयोग अंशदान कम नहीं है। तो सरकार को ये बात सोचनी चाहिए, और जब भी सरकार अपनी कोई भी आर्थिक नीति लागू करती थी या करती है तो सभी बैंक कर्मचारियों ने, जो आज बैंक रिटायरी भी हैं, उन्होंने पूरा योगदान दिया है। सरकार की हर योजना का, सरकार की हर नीति का सफलतापूर्ण संचालन किया है। फिर भी मैं मानता नहीं, पता नहीं क्यों सरकार हमारे वरिष्ठ साथियों के साथ ऐसा पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रही है। हमें एंटीपैथी, अपैथी की जरूरत नहीं है, हमें सिंपैथी की जरूरत नहीं है। नाउ वी वांट एम्पैथी फ्रॉम द गवर्नमेंट। जी बिल्कुल। वर्मा जी जिस तरह से बात करें उसमें से एक मुद्दा जो मेरे सामने आ रहा है, जो आरबीआई, एलआईसी, नाबार्ड के बारे में जो आपने बात की, उनके पेंशन स्कीम पीएसयू बैंकों की स्कीम से अलग होती है? जी नहीं, बात यह है कि सभी की पेंशन स्कीम बिल्कुल वर्मा जी, मैं आपसे एक विनती दूसरे करना की, चाहूंगी कि बहुत बहुत शॉर्ट में आप आंसर कीजिएगा क्योंकि हमारे पास देखिए समय अभी सभी की समाप्त हो रहा है। पेंशन स्कीम, सभी की पेंशन स्कीम एकदम कार्बन कॉपी है, उसमें कॉमा जी फुल स्टॉप का भी फर्क नहीं है। हमारी जी पेंशन स्कीम में या रिजर्व बैंक की या नाबार्ड की पेंशन स्कीम में कहीं कोई कॉमा फुल स्टॉप का भी फर्क नहीं है। हाँ ये जरूर है कि बैंक का जहां नाम है वहां पे आरबीआई लिखा हुआ है या नाबार्ड लिखा हुआ है, और कोई अंतर जी नहीं है, एक ही रूल है। और उसके अंदर एक रूल जो लास्ट में है, जिसको हम रेगुलेशन 56 कहते हैं, उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि अगर इन रूल्स के अंदर कहीं कोई चीज में क्लैरिफिकेशन की जरूरत है तो जो सेंट्रल सिविल पेंशन रूल 1972 है वो ही लागू समझे जाएंगे। जब वही रूल हम पे लागू समझे जाएंगे जो सेंट्रल सिविल पेंशन रूल 1972 है, तो फिर किसी भी प्रकार की कोई उसमें और क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं रहती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल है वही हम पे लागू है, ये ऑलरेडी रेगुलेशन में दिया हुआ है, उसके बावजूद भी उसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम। જી બિલકુલ દર્શક મિત્રો આજે વાત કરી કે જે પ્રકારે પેન્શનધાર વર્ગોને અત્યારે જે તકલીફ પડી રહી છે, સિનિયર સિટીઝન વર્ગને કે જેઓ લાંબા સમયથી પોતાની આ લડત ચલાવી રહ્યા છે, વારંવાર સરકારને તેઓએ આ મુદ્દા ઉપર જાગૃત કરવાનો, સરકાર સામે આ મુદ્દા મૂકવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પણ છતાં પણ તેઓને તેમનો જવાબ પણ નથી મળતો અને જવાબની સાથે જે પેન્શન જે સમયસર મળવું જોઈએ, જે લેવલનું મળવું જોઈએ એ નથી મળી રહ્યું અને જેના કારણે તેઓ અત્યારે પોતાના પ્રશ્નો મીડિયા સમક્ષ મૂક્યા અને મીડિયા થકી સરકાર સુધી આ પ્રશ્ન પહોંચે અને ઝડપથી તેનો હલ કરવામાં આવે તેવી તેવી વાત કરી। આ સમગ્ર ચર્ચામાં મારી સાથે જોડાયા હતા રાજકુમાર વર્મા અને રમેશ અગ્રવાલ। આભાર આપ જોડાયા હતા બધા। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। બિલકુલ તો દર્શક મિત્રો, ડે સ્પેશિયલ કાર્યક્રમમાં આ સમય થયો છે સમાપ્ત। ફરી મળીશું નવા વિષયની ચર્ચા ઉપર, ત્યાં સુધી રજા આપશો। નમસ્કાર, ધન્યવાદ।